साइंस अकेडमी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो कुछ दिनों में एग्जाम होने जा रहा है, उससे संबंधित आपको जो करंट है, जो उत्तर प्रदेश का जो करंट है या जो भारत का करंट है, जो विश्व का जो समसामयिक घटनाएं हैं, उनसे संबंधित आज आपको वीडियो दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस या आने वाला जो लोक सेवा आयोग या जो अन्य जो एग्जाम होंगे, उसके लिए जो आज आपको वीडियो दिया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो मुख्य जहाँ से प्रश्न आने की संभावना पूर्णतः संभावना बनती है, वहाँ से आपको टॉपिक आपको दिए गए हैं। तो आइए तो इसी क्रम में आपको देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो समसामयिक घटनाओं से संबंधित जो वीडियो है उसमें देखते हैं। तो चूंकि आपको बोर्ड पर ऐसे लिख दिया गया है, बाकी की हम इसमें व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या करने से आपके बहुत सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए आइएगा, पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश से संबंधित 23-24 का करंट है। पूर्णतः बालिकाओं के लिए प्रथम सैनिक स्कूल, पूर्णतः बालिकाओं के लिए जो प्रथम सैनिक स्कूल है, जो उत्तर प्रदेश में प्रथम सैनिक स्कूल है, वो मथुरा में स्थापित किया गया है। और इस सैनिक स्कूल का जो नाम है संवेद गुरुकुलम, संवेद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल, संवेद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल इसका नाम है। इसका जो उद्घाटन हुआ है, वो 1 जनवरी 2024 को जो माननीय हमारे जो उत्तर प्रदेश जो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। लेकिन इससे पहले जो देश का जो प्रथम जो सैनिक स्कूल खोला गया था, वो 1960 में, देश का प्रथम सैनिक स्कूल 1960 में लखनऊ में स्थापित किया गया था। और इस समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे माननीय श्री संपूर्णानंद जी थे। तो ये संपूर्णानंद के कार्यकाल में खोला गया था। तो ये पूर्णतः बालिकाओं के लिए है, जबकि देश का जो प्रथम 1960 में खोला गया था, इस समय बालक और बालिकाएं दोनों को एडमिशन दिया जाता था। लेकिन जो मथुरा में खोला गया है, यह मथुरा में इसकी स्थापना संवेद श्री गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल है, ये पूर्णतः बालिकाओं के लिए है। इसके बाद आगे आइएगा, पीएम की अयोध्या यात्रा जो 30 जनवरी 2023 को माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो यात्रा हुई थी, वो 30 दिसंबर 2023 को हुई थी। और इस यात्रा में जो कुछ हुआ है, तो पहला तो ये हुआ है कि जो अयोध्या धाम जो जंक्शन है, इसका जो जंक्शन है, इसका उद्घाटन हुआ है। नंबर 1 तो क्या है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा अयोध्या धाम जो जंक्शन है उसका उद्घाटन हुआ है। और यहाँ पर पहली बार जो वंदे भारत नाम की जो ट्रेन है वो चलाई गई, यानी कि वंदे भारत नामक ट्रेन यहाँ पर यानी कि मोदी जी द्वारा इसको हरी झंडी दी गई। तो अमृत भारत एक्सप्रेस है, अमृत भारत एक्सप्रेस जो कि देश की प्रथम ट्रेन है, इसको हरी झंडी दी गई। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो यहाँ का जो अयोध्या का जो पोर्ट था, यानी कि जो एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट का नाम जो यहाँ दिया गया है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नाम दिया गया है। और इसके अलावा 4 यहाँ पर जो मुख्य जो द्वार हैं, ठीक है, जैसे मुख्य जो द्वार हैं, ठीक है, राम भक्त द्वार हुआ, धर्म द्वार हुआ, अयोध्या धाम द्वार हुआ, ठीक है, और भक्ति मार्ग, यानी कि ये चारों मार्ग, इन मार्ग का उद्घाटन माननीय पीएम जी द्वारा किया गया। तो प्रधानमंत्री की जो यानी कि अयोध्या यात्रा हुई, यानी कि जो अयोध्या मंदिर के उद्घाटन से पूर्व जो यात्रा हुई थी, इसमें अपना कार्य हुआ। इनके अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन हुआ। अमृत भारत जो ट्रेन है, जो
एयरपोर्ट नाम दिया गया और ये 4 मार्गों की स्थापना की गई। इसके अलावा ये तो जो अगला है काशी तमिल संगम, काशी तमिल संगम यानी कि ये सम्मेलन हुआ है वो वाराणसी में हुआ है। और जो वाराणसी में सम्मेलन हुआ है तो उसमें जो कार्यान्वयन जो एजेंसी है, वो कार्यान्वयन जो एजेंसी है, एजेंसी के रूप में 2 ही हैं, एक तो IIT मद्रास और BHU। साथ में ये भी है कि काशी से लेकर के कन्याकुमारी तक एक ट्रेन चलाई गई। तो IIT मद्रास और BHU एक कार्यान्वयन एजेंसी है। काशी तमिल संगम वाराणसी में आयोजित किया गया। इसके अलावा ये तो स्वरवेद महामंदिर की जो स्थापना की गई वो बनारस या वाराणसी में स्थापित की गई। स्वरवेद का मतलब होता है आध्यात्मिक ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ से है। तो स्वरवेद का मतलब आध्यात्मिक ग्रंथ से है। और स्वरवेद महामंदिर की स्थापना वाराणसी में हुई। तो जो स्वरवेद जो महामंदिर है वो महर्षि सदाफल के यहाँ पर उपदेश हैं, इसमें सदाफल के यहाँ पर इसमें उपदेश दिए गए हैं। और ये जो मंदिर है 180 फीट, ये जो मंदिर है 180 फीट ऊंचाई है इसकी, 7 मंजिला है। ये जो मंदिर है 180 फीट इसकी ऊंचाई है और ये 7 मंजिल है, ये 7 मंजिला है। और देश का या विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, ये ध्यान केंद्र है। और सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र भी है। तो ये स्वरवेद जो महामंदिर है इसका आध्यात्मिक ग्रंथ है। वाराणसी में इसकी स्थापना हुई है। महर्षि सदाफल के यहाँ पर उपदेशों को सजाया गया है। तो इस मंदिर की ये विशेषता होती है। आगे आइएगा तो लैक क्वीन क्रूज, एक ये जहाज है, जलीय जहाज है जो चलाया गया रामगढ़ ताल का मतलब हुआ गोरखपुर में है, ये गोरखपुर में है रामगढ़ ताल। और माननीय श्री CM जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो लैक क्वीन क्रूज यानी कि 2 मंजिला है ये रामगढ़ ताल का संबंध गोरखपुर जिले से है, यानी कि CM जी का जो जिला है वो गृह जिला है। तो इसका उद्घाटन किया गया। इसके बाद आइएगा 42वां रामायण मेला। 42वां रामायण मेला क्योंकि रामायण मेला है तो अयोध्या में लगता है, जिसे 14 दिसंबर को लगाया गया था। इससे पूर्व जो प्रथम यानी कि लगातार लगाया जा रहा है, तो प्रथम जो लगाया गया था 1982 में श्रीपत मिश्र यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व CM हैं। तो इस श्रीपत मिश्र के द्वारा 1982 में पहली बार लगाया गया था। 1982 में पहली बार लगाया गया था श्रीपत मिश्र के द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व CM हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुल राष्ट्रीय जलमार्गों की जो संख्या है, उत्तर प्रदेश में कुल राष्ट्रीय जलमार्गों की जो संख्या है वो कुल जलमार्गों की संख्या उत्तर प्रदेश में 11 है। इसके अलावा 11 उत्तर प्रदेश में है। तो अब 11 उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जो देश का सबसे बड़ा सबसे लंबा जो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो नंबर 1 का मतलब होगा कि जो प्रयागराज से लेकर के और पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक है, ये हल्दिया तक है। तो ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसके अलावा वो जो भारत का जो दूसरा सबसे लंबा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो ये बनाया गया है गंगा नदी पर बनाया गया है। इसके अलावा जो दूसरा है उसे नंबर 2 दिया गया है, यानी कि असम राज्य में है धोबरी से लेकर के सदिया या सदिया से लेकर के धोबरी तक है और ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बनाया गया है। तो जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में कुल राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 11 है, लेकिन देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग गंगा
नदी पर बनाया गया, कहाँ से कहाँ तक है ये आपको बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश का प्रथम दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के सहारन जिले में की गई। उत्तर प्रदेश के सहारन जिले में की गई। आगे आइएगा तो उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय। उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय हाल ही में 3 जिलों पर स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, सोनभद्र जिले में और महाराजगंज जिले में। तो ये 3 संग्रहालय जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना हाल ही में की गई है उत्तर प्रदेश में। अब आगे आएगा तो उत्तर प्रदेश में 3 नए राजकीय विश्वविद्यालय की घोषणा की गई। अब जो 3 नए राजकीय जो विश्वविद्यालय हैं, एक तो है गोंडा में, तो गोंडा में जो है वो माँ पाटेश्वरी देवी है। मिर्जापुर में है तो विंध्यवासिनी है, ये विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय। और मुरादाबाद में है वो उत्तर प्रदेश राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो उत्तर प्रदेश में जो 3 नए राजकीय विश्वविद्यालय हैं, गोंडा में माँ पाटेश्वरी देवी, मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी और मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राजकीय विश्वविद्यालय। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी 4 नए विश्वविद्यालयों की घोषणा की गई। ये निजी क्षेत्र के हैं। केडी विश्वविद्यालय मथुरा में स्थापित होगा, गांधी विश्वविद्यालय झांसी में, अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद में स्थापित होगा, चंडीगढ़ जो विश्वविद्यालय है उन्नाव जिले में स्थापित होगा। तो 3 यानी कि 3 राजकीय विश्वविद्यालय और 4 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की घोषणा की गई है। तो ये कहाँ कहाँ पर स्थापित होंगे ये आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा आइएगा तो भगवान बुद्ध की 51 फीट की जो प्रतिमा स्थापित की गई है वो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थापित की गई है। तो ये जो इसी क्रम में जो आगे आपको जो यानी कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ में भारत या विश्व का जो करंट है वो इसी क्रम में भी आगे आपको दिया जा रहा है। तो इसी क्रम में आगे आपको देखते हैं। तो इसी क्रम में आइएगा आगे देखते हैं। चलिए इसी क्रम में आइएगा तो वो जो उत्तर प्रदेश का जो घटना चक्र यानी कि जो समसामयिक घटना है उसमें देखिएगा। इसी क्रम में जो आगे आपको जो दिया गया है डाटा उसी क्रम में आगे आइएगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के जो आगरा जिला है वो आगरा जिले में, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थापित यानी कि किया गया है। लेकिन जो राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र वो यानी कि जो हिमाचल प्रदेश का जो शिमला है, शिमला का एक स्थान इसका नाम है कुफरी, यानी कि कुफरी में स्थापित किया गया है। वो राष्ट्रीय है, ये राष्ट्रीय है और ये अंतर्राष्ट्रीय है। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना आगरा में हुई है। लेकिन इससे पूर्व जो राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है वो शिमला की कुफरी में स्थापित किया गया है। और यहाँ पर जो कुफरी जो शब्द है, शिमला जो शहर है, राजधानी शहर है, शिमला के पास में एक स्थान है जिसका नाम है कुफरी। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो आलू की जो प्रजातियां होती हैं वो कुफरी के नाम पर ही आलूओं की प्रजातियों की नई जो आलूओं की प्रजातियां होती हैं उनको कुफरी के नाम से ही जाना जाता है। आगे पीछे कुछ भी नाम दे दें लेकिन नई प्रजाति में आपको कुफरी शब्द जरूर मिलेगा। तो कुफरी एक स्थान है जो शिमला में है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा ये तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया ही जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है भारतीय वायुसेना द्वारा। तो जो इसका जो प्रदर्शन हुआ था वो प्रयागराज में हुआ था, प्रयागराज में इसका प्रदर्शन हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है। 2023 का जो वायुसेना दिवस है 8 अक्टूबर 2023 यानी प्रयागराज में आयोजित किया गया है। यानी कि गंगा और यमुना
नदी का जो संगम है वहां पर इसका आयोजन किया गया था, जो नैनी से लगा हुआ क्षेत्र है, संगम पर स्थापित किया गया था। इसके अलावा इसका आयोजन किया गया था नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना ये उत्तर प्रदेश की ही योजना है। इस योजना में है क्या कि इस योजना में जो मवेशी हैं, यानी कि मवेशियों की नस्ल का सुधार करना, नस्ल सुधार करना, इसके लिए 25 दुधारू गायों का चयन किया गया है, दुधारू, और उत्तर प्रदेश के 10 मंडलों में इसका आयोजन प्रारंभ यानी कि प्रथम चरण में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से मवेशियों की नस्ल में सुधार करना, इसके लिए 25 दुधारू गायों का चयन किया गया और यह योजना उत्तर प्रदेश के 10 मंडलों में प्रारंभ की गई और ये प्रथम चरण है। आगे आने वाले समय में द्वितीय चरण, तृतीय चरण, ऐसे करके नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। अब इसी क्रम में आगे जो है अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो, ये एक्सपो जो कन्वेंशन एक्सपो है, इसका जब आयोजन किया गया वो वाराणसी में है, यानी कि वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। ये वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो जो 2023 है, इसका आयोजन वाराणसी में किया गया है। गांडीव 5 जो पांच यानी कि जो अभ्यास है वो NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, दोनों का संयुक्त अभ्यास है। इस अभ्यास को लखनऊ में आयोजित किया गया, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। NSG और उत्तर प्रदेश पुलिस का संयुक्त अभ्यास है, नाम है गांडीव 5। और जो गांडीव है ये तो चूंकि अर्जुन का धनुष का नाम था, यानी कि अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव 5, तो गांडीव 5 इसका क्रम है, लखनऊ में आयोजित किया गया। और इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वो आतंकवाद से निपटने के लिए ये अभ्यास है, यानी कि ये पुलिस और NSG का अभ्यास, उत्तर प्रदेश पुलिस का अभ्यास है, आतंकवाद से निपटने के लिए अभ्यास है। अब आगे आएगा तो व्यापारी कल्याण दिवस, ये पहली बार घोषित किया गया है। व्यापारी कल्याण दिवस 29 जून को घोषित किया गया है। 29 जून को प्रतिवर्ष व्यापार कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वेद वन पार्क का उद्घाटन नोएडा में किया गया है, तो ये नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है। वेद वन पार्क का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। इसके अलावा रहेगा तो ये इम्पोर्टेंट है, प्रथम उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो जो 2023 हुआ है वो ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया है। ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो उत्तर प्रदेश में जो उत्पाद हैं, जो उत्तर प्रदेश में जो उत्पाद हैं उनका प्रदर्शन करना है, क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता का प्रदर्शन करना है। तो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 ग्रेटर नोएडा में, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उत्पाद का प्रदर्शन करना है, तो उत्तर प्रदेश के उत्पादों का प्रदर्शन करना है। इसी क्रम में आएगा तो आगे का जो प्रश्न है वो प्रथम जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना, यानी कि ये चित्रकूट है, चित्रकूट में की गई। तो ये दिव्यांग विश्वविद्यालय जिसका चित्रकूट में स्थापना की गई। अब आगे वाला जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का प्रथम सोलर एक्सप्रेस वे जो 550 मेगावाट का होगा, और एक सोलर एक्सप्रेस वे जो पहला घोषित किया गया है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस को यानी कि उत्तर प्रदेश का प्रथम है सोलर एक्सप्रेस वे, ठीक है।
45वां अंतर्राष्ट्रीय कालीन महोत्सव। उत्तर प्रदेश में जो कालीन के लिए जो प्रसिद्ध जो क्षेत्र या जो जिला है वो कालीन के लिए जो प्रसिद्ध है वो है भदोही। ये भदोही विश्व प्रसिद्ध कालीन होती है भदोही की। तो 45वां अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का जो आयोजन किया गया वो भदोही में किया गया है, उत्तर प्रदेश का जिला है। अब आ गया तो अगला जो प्रश्न है, हर बच्चे का अधिकार अभियान। ये हर बच्चे का अधिकार अभियान चलाया गया है। तो बच्चे के क्या क्या अधिकार होना चाहिए? एक अभियान है जो पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में, ये नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया। हर बच्चे का अधिकार अभियान नेतृत्व किया पावर एंजल और बाल संसद, ये दो संस्थाओं के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। इसी क्रम में आ जाइएगा तो और भी जो आगे आपको उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख है जो टॉपिक है अभी उससे सक्सेस है, इसी क्रम में आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश। चलिए इसी क्रम में देखिएगा। तो इसी क्रम में जो आगे आपको जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी डाटा है, जो भी मुख्य प्रश्न है, इसी क्रम में आगे आपको दिए जा रहे हैं। तो जो आगे वाला जो प्रश्न है उसको देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो यानी कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड में प्रथम फार्मा पार्क यानी कि यहाँ मेडिसिन का निर्माण होगा। फार्मा पार्क ललितपुर जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिसके लिए जमीन भी आवंटित करवा दी गई है। तो बुंदेलखंड में प्रथम फार्मा पार्क की स्थापना ललितपुर में होगी। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, इम्पोर्टेंट है। हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना, हरिहरपुर विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में की गई है। और यह हरिहरपुर जो संगीत है, हरिहरपुर एक घराना है, यानी कि घराना है, हरिहरपुर घराना है जिसका संबंध आजमगढ़ जिले से है। तो जो हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में की गई। हरिहरपुर एक संगीत का घराना है और इसकी जो स्थापना जो उद्घाटन किया है वो माननीय जो भारत के जो गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय है, आजमगढ़ में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का शुभारंभ जून 2023 को, यानी कि जून 2023 को लखनऊ में इसका शुभारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश मातृत्व भूमि योजना का शुभारंभ जून 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ में इसका शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन टॉपिक इम्पोर्टेंट है 2023, ये भी लखनऊ में शुभारंभ यानी कि लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। स्कूल चलो अभियान जो शुभारंभ हुआ था वो यानी कि जुलाई 2017 से, ये जुलाई 2017 से स्कूल चलो अभियान इम्पोर्टेंट है। स्कूल चलो अभियान जो शुभारंभ हुआ था वो जुलाई 2017 से शुभारंभ हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो प्राइमरी स्तर पर जो बच्चे हैं उनका एडमिशन, अधिक मात्रा में बच्चों को एडमिशन दिलवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो स्कूल चलो अभियान जुलाई 2017 से प्रारंभ हुआ। इसके अलावा तो अगला जो टॉपिक है रेशम कृषि मेला 2023 का आयोजन किया गया है गोरखपुर जिले में, यानी कि गोरखपुर में रेशम कृषि मेला का आयोजन किया गया है। और वैसे तो ये है कि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो 5 किस्मों पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो
रेशम है, रेशम की 5 किस्मों का उत्पादन करने वाला देश है। और इनमें से जो मूंगा किस्म है वो केवल और केवल पूरे विश्व में भारत में ही मूंगा का उत्पादन किया जाता है, वो भी असम राज्य में मुख्य रूप से। इसके अलावा जो यहाँ पर 3 किस्में आपको दिखाई गई है, एक है सहतूती, इरी और टसर। सहतूती, इरी और टसर ये रेशम की किस्में हैं। इनमें जो सहतूती है वो गोरखपुर में इसका उत्पादन होता है। इरी का जो होता है वो कानपुर में मुख्य रूप से होता है। और जो टसर है वो टसर का जो मुख्य रूप से होता है, तो जो सहतूती है, इरी है और टसर है, तो टसर का मुख्य रूप से सोनभद्र, मिर्जापुर सोनभद्र वाला जो क्षेत्र है, ये सोनभद्र में इसका उत्पादन होता है। तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रमुख क्षेत्र हैं रेशम उत्पादन के लिए, गोरखपुर, कानपुर और सोनभद्र। और 3 प्रकार की किस्मों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। जो कृषि मेला लगाया गया था वो गोरखपुर में लगाया था। इसके अलावा जो आगे है उत्तर प्रदेश का प्रथम आदिवासी संग्रहालय। उत्तर प्रदेश का प्रथम आदिवासी संग्रहालय की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश का जिला है बलराम जिले में। और जो आदिवासी हैं वो मुख्य रूप से कौन से हैं? थारू जो जनजाति है, थारू जनजाति, इससे संबंधित ये संग्रहालय है। तो थारू मुख्य रूप से जो थारू जनजाति के लिए है। उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाया गया है, समर्थ योजना या समर्थ अभियान है। जो समर्थ योजना या अभियान का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश में जो मुख्य रूप से जो ग्राम पंचायतें हैं, तो 50,000 ग्राम पंचायतों में ये लागू होगा। 50,000 ग्राम पंचायतों में समर्थ अभियान चलाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो डिजिटल लेनदेन है, डिजिटल लेनदेन का प्रयोग करना मुख्य रूप से, तो डिजिटल का प्रयोग करना है 50,000 उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में। समर्थ अभियान इसका या समर्थ योजना इसका नाम है। अगला जो है मिशन महिला सारथी का जो शुभारंभ हुआ है, मिशन महिला सारथी, ठीक है। सारथी जो का मतलब हो गया है परिवहन से संबंधित है। तो यह मुख्य रूप से महिलाओं के लिए ये मिशन है, इनकी महिलाओं के लिए है, ये महिलाओं से संबंधित मिशन है। और इसमें चालक और परिचालिका, ठीक है, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा यह मिशन चलाया गया, जिसमें उद्देश्य मुख्य है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम है उसके माध्यम से महिलाओं को चालक और चालिकाओं में नियुक्तियां देना मुख्य इसका उद्देश्य है। शुभारंभ अयोध्या से किया गया है। आगे वाला टॉपिक आइएगा, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन गाजियाबाद से किया गया है। तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का जो जिला है गाजियाबाद से किया गया है। आगे है बंधन योजना है। बंधन योजना, इसमें बंधन जो योजना है जो हाल ही में शुभारंभ की गई है। बंधन योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश में जो या तो विरासत वाले स्थल हैं, या जो सांस्कृतिक स्थल हैं, या जो ऐतिहासिक स्थल हैं, इनको विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है। तो बंधन योजना का संबंध है स्थलों का विकास करना। कौन से स्थल हैं? विरासत, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक स्थलों को विकसित करना है। इसके अलावा आगे आइएगा विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन। ये उत्तर प्रदेश से होकर के जाने वाली पाइपलाइन है, जिसकी जो लंबाई है वो 352 किलोमीटर है। तो 352 किलोमीटर विजयपुर औरैया फूलपुर जो लाइन है, पाइपलाइन है, 352 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसी क्रम में आगे जो उत्तर प्रदेश या जो करंट का है उसके बारे में आपको जानकारी आगे जस्ट इसी क्रम में दे रहे हूँ। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में जो भारत में
विभीषिका दिवस घोषणा की गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। पिछले वर्ष घोषणा इसकी की गई थी कि जो विभीषिका दिवस है वो 14 विभीषिका जो दिवस है वो इम्पोर्टेंट है, 14 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। 14 अगस्त को क्योंकि क्या था कि जब भारत विभाजन की घोषणा की गई थी माउंटबेटन योजना के तहत, योजना के तहत भारत विभाजन की घोषणा की गई थी, तो 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था और 15 अगस्त को भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और इसी बीच में जो भारत से पाकिस्तान लोग गए थे और पाकिस्तान से भारत लोग आए थे, तो बहुत यानी कि त्रासदी हुई थी, तो उसको विभीषिका के नाम से उसे घोषित किया गया था। तो 14 अगस्त को प्रतिवर्ष यानी कि विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। घोषणा चूंकि हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो है वो भारत और पाक विभाजन की योजना है। अब आइएगा जो उत्तर प्रदेश का जो जलीय जीव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पुष्प है, उत्तर प्रदेश का पक्षी है, उत्तर प्रदेश का चिन्ह है, उत्तर प्रदेश का फल है, फूल है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश का जो जलीय जीव था वो घोषित नहीं किया गया था। तो जो उत्तर प्रदेश का जो जलीय जीव है वो है गंगे, यानी कि गंगे डॉल्फिन है, ये डॉल्फिन है, गंगे डॉल्फिन है, ये गंगे डॉल्फिन है। क्योंकि जो डॉल्फिन है जिसको स्थानीय भाषा में सूस के नाम से भी जाना जाता है, तो गंगा में पाई जाने वाली एक मछली है। तो गंगे डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है, चूंकि इससे पहले भारत का जलीय जीव भी नहीं था। भारत की जो जलीय जीव नहीं था, तो डॉल्फिन को भी भारत के साथ साथ में भारत का पहले घोषित कर दिया गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित कर दिया गया है, तो गंगे डॉल्फिन है, क्योंकि गंगा नदी में पाई जाने वाली यानी कि मछली है। और यह मुख्य रूप से जो सूचक है वो प्रदूषण का सूचक है, यानी कि जल प्रदूषण का सूचक भी है, तो गंगे डॉल्फिन है। और इसे डॉल्फिन को टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो गंगे डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है। आगे आएंगे तो अगला जो टॉपिक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इम्पोर्टेंट है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, और अधिनियम का जो संबंध है वो अधिनियम का संबंध है मुख्य रूप से जो महिलाएं हैं, यानी कि महिलाओं को संसद में यानी कि 33% रिजर्वेशन देने से संबंधित है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को लोकसभा यानी कि संसद में 33% रिजर्वेशन देने से संबंधित है। अब ये जो अधिनियम है यानी कि जो विधेयक जो लाया गया था, वो विधेयक का जो क्रम है वो 128वां है, विधेयक का क्रम 128वां है। लेकिन जो अधिनियम बन करके तैयार हो गया, रजिस्टर्ड हो गया है, वो 106वां था। तो विधेयक जो लाया गया था संसद में वो 126वां विधेयक था। और जब ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बना, तो ये लिस्टेड होकर के 106वां इसका क्रम होगा। तो 6वां अधिनियम या संशोधन अधिनियम है। तो महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन से संबंधित है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसी क्रम में आएगा तो भारत का प्रथम जो सौर शहर है, भारत का जो प्रथम सौर शहर है वो सांची, भारत का प्रथम जो सौर शहर है वो सांची है। भारत का प्रथम सौर शहर सांची। इसी क्रम में जो विश्व का सबसे लंबा
जो रेलवे प्लेटफॉर्म है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई 1507 मीटर है, 1507 मीटर है। और इस प्लेटफॉर्म का जो संबंध है वो हुबली, यानी कि जो हुबली जो जंक्शन है, हुबली जंक्शन यानी कि कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है, इससे संबंधित है। 1507 मीटर इसकी लंबाई है। जो प्लेटफॉर्म संख्या है वो 8 है, यानी कि 8वां प्लेटफॉर्म संख्या है। तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो हुबली जंक्शन कर्नाटक में है, 1507 मीटर इसकी लंबाई है और प्लेटफॉर्म की संख्या है वो 8वीं है। इसी क्रम में भारत का प्रथम संविधान साक्षर जिला, भारत में जो भी प्रथम इनके एजुकेशन से संबंधित जो भी कार्य हैं वो केरल राज्य से संबंधित हैं, यानी कि मुख्य रूप से जो केरल राज्य से संबंधित हैं वो केरल राज्य में एक जिला है जिसका नाम है कोल्लम, यानी कि ये कोल्लम जिला है। तो भारत का प्रथम संविधान साक्षर जिला जो केरल राज्य में है कोल्लम, यानी कि कोल्लम है, ये कोल्लम यानी कि केरल राज्य का है, यानी कि केरल राज्य में है। इसी क्रम में जो आगे वाला जो प्रश्न है नोबेल पुरस्कार 2023, ठीक है। नोबेल पुरस्कार में हम आपको यहाँ पर जो मुख्य पुरस्कार हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी का हमने चिकित्सा का छोड़ दिया है, भौतिकी का छोड़ दिया है, रसायन का छोड़ दिया है। 3 क्षेत्रों में अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य, ठीक है। संभावना है कि इनसे आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे जहाँ तक है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो 2023 का जो पुरस्कार दिया है वो क्लाडिया गोल्डन है। क्लाडिया गोल्डन का संबंध यूएसए देश से है, यानी कि ये यूएसए के हैं, क्लाडिया गोल्डन है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो नरगिस मोहम्मदी हैं, ये भी माना है नरगिस मोहम्मदी। और नरगिस मोहम्मदी का संबंध ईरान देश से है, यानी कि ईरान की हैं। और इसके अलावा जो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो जॉन ओलाव फांसे का जो संबंध है वो नॉर्वे देश से है। इनके द्वारा पूर्व में रेड, ब्लैक इस प्रकार के उपन्यास लिखे गए, लेकिन जो 2023 में इनको पुरस्कार दिया गया है वो मुख्य रूप से जो नाटक हैं वो प्रोज, यानी कि जो नाटक हैं या जो गद्य हैं इसके क्षेत्र में है। इसके क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया है। लेकिन इसके पूर्व में बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, रेड, ब्लैक और भी इनके उपन्यास हैं। तो अर्थशास्त्र का, शांति और साहित्य, ये 3 नोबेल पुरस्कार हम आपको दे रहे हैं, से छोड़ रहे हैं। किसको दिया गया है, किस देश के हैं, ये यहाँ पर व्याख्या करना इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। इसी क्रम में वैश्विक शांति सूचकांक जो 2023 है, प्रथम स्थान पर तो कई वर्षों से आइसलैंड चला ही आ रहा है। तो आइसलैंड तो प्रथम स्थान पर ही रहता है, ये यूरोप महाद्वीप का देश है, ठीक है। नॉर्वेजियन आइसलैंड यूरोप महाद्वीप का देश है, आइसलैंड देश है, प्रथम स्थान पर कई वर्षों से लगातार चला आ रहा है। लेकिन हमें स्थिति भारत की देखना है। तो भारत का वैश्विक शांति सूचकांक में जो स्थान है वो 126वां है, 126 2023। इसके अलावा ऑपरेशन करवा, भारत के द्वारा मई में एक अभियान चलाया गया था। मई माह में एक ऑपरेशन चलाया गया था, मई 2023 में ये ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन करवा है। और ये ऑपरेशन करवा का जो संबंध है भारत द्वारा म्यांमार में चलाया गया था। आपातकालीन स्थिति बनी थी और एक जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, चूंकि प्रतिवर्ष आते हैं तो इसको एक नया नाम दिया गया था मोचा। ये मोचा क्या है, ये मोचा चक्रवात। ये मोचा चक्रवात के कारण आपदा की स्थिति म्यांमार देश में बन गई थी। इसकी सहायता के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन करवा है। तो मोचा चक्रवात से जो स्थिति, आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हुई, उसकी
सहायता या राहत के लिए भारत के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है, जिसका नाम है ऑपरेशन कर्णा। विश्व प्रेस सूचकांक में जो भारत का जो स्थान है वो 161वां है। 161वां ये भारत का स्थान है। तो विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान 161वां है। तो इसी क्रम में भी आगे आपको अन्य जो शेष अंश से जो प्रश्न है शेष उसी क्रम में आगे आपको दे रहे हैं। चलो दोस्तों, इसी क्रम में आगे आपको जो समसामयिक घटनाओं से संबंधित जो भी टॉपिक है से सबसे बचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टि से ही आपको वीडियो दिया जा रहा है कि ज़्यादा गहराई में हम आपको लेके नहीं जा रहे हैं, लेकिन वीडियो आपको अंत तक देखना है, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो वीडियो आप अंत तक देखते रहिएगा, कुछ ना कुछ लाभ आपको होगा। जहाँ तक हमारा प्रयास है, हमने पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों के जो भी करंट में जो भी 17-18 की जो पुलिस का एग्जाम है, इसमें जो भी प्रश्न आने की संभावना जहाँ तक है हमारी दृष्टि से वो शायद मटेरियल आपको दे दिया गया है। तो प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न सभी छांट करके रखे गए हैं। तो इसी क्रम में आएगा तो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। तो इसके वर्तमान में जो इससे पहले जो सदस्य थे वो 30 सदस्य थे। अटलांटिक महासागर से संलग्न जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं नाटो। तो जो इसका 31वां सदस्य जो बनाया गया है वो 31वां सदस्य फिनलैंड ने ज्वाइन कर ली है। फिनलैंड, जो फिनलैंड नाम का देश है वो फिनलैंड ने 31 में सदस्य के रूप में ज्वाइनिंग कर ली है। और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी वो 1949 में ये संगठन बनाया गया था। तो विश्व में जितने भी संगठन हैं उन संगठनों में से एकमात्र जो सैनिक संगठन है, ये सैनिक संगठन है, ये सैनिक संगठन है, विश्व का एकमात्र सैनिक संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। तो 31वां सदस्य फिनलैंड को बनाया गया। इनकी फिनलैंड ने 31वें सदस्य के रूप में नाटो में सदस्यता ली है। तो 31वां सदस्य फिनलैंड है। इसी क्रम में आएगा तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक, विश्व प्रसन्नता सूचकांक में क्योंकि जो फिनलैंड देश है वो प्रथम स्थान पर है, जो फिनलैंड है वो प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा जो मुख्य क्या है, जो भारत का है, भारत का 126वां स्थान है। तो भारत का विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 126वां स्थान है। इसी क्रम में आगे कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि जलवायु परिवर्तन जो समझौता हुआ था मॉन्ट्रियल में हुआ था, उसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ था। तो मुख्य रूप से क्योटो प्रोटोकॉल समझौते के जो सदस्य हैं उन सदस्यों का संगठन है कि जलवायु परिवर्तन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों का संगठन है, जिसे कॉप नाम दिया गया है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नाम दिया गया है। इसका सम्मेलन 2009 से तो लगातार हो ही रहा है। तो जो कॉप जो 28वां क्रम है, 28वां क्रम है, तो उसका जो 28वां हुआ है वो यानी कि दुबई में हुआ है। दुबई में सम्मेलन हुआ है। इसके पहले 27वां जो हो गया था उसके पहले मिस्र में हुआ था। तो 27वां मिस्र में जो अफ्रीका महाद्वीप का देश है काहिरा जिसकी राजधानी है, तो स्वेज नहर पर इसी देश का अधिकार है। तो 27वां जो सम्मेलन हुआ था कॉप का वो मिस्र में हुआ था। इसके अलावा जो 28वां हुआ है जो 2023 में हुआ है वो दुबई में हुआ है, यानी कि 2023 का ये दुबई में हो गया है। इसी क्रम में आगे 18वां G20 यानी कि जो ग्रुप 20 है शिखर सम्मेलन, ये भारत में हुआ है, यानी कि इंडिया में इसका आयोजन हुआ है, यानी कि जो प्रगति मैदान यानी कि दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और इसकी जो सम्मेलन है या जो सभाएं हैं वो भारत के प्रमुख शहरों में हुई है, जैसे वाराणसी में हुई है,
लखनऊ में हुई हैं इसकी सभाएं। तो जो G20 का जो शिखर सम्मेलन है वो 2023 है, वो भारत में संपन्न हुआ है। और 21वें सदस्य के रूप में जो अफ्रीकी संघ है उसने सदस्यता ग्रहण की है। तो इंडिया, भारत के दिल्ली में ये सम्मेलन हुआ है, दिल्ली में हुआ है 18वां में 43वां आसियान, ठीक है, आसियान जो सम्मेलन है, जो आसियान है, आसियान, ठीक है, आसियान जो सम्मेलन है, आसियान यानी कि एशियन एसोसिएशन जो सम्मेलन है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो संगठन है जिसमें 10 देश शामिल हैं, ठीक है, 10 देशों का संगठन है। इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो इंडोनेशिया में हुआ है, दक्षिण पूर्वी एशिया। और इंडोनेशिया का जो शहर है वो जकार्ता में इसका आयोजन किया गया था। तो इंडोनेशिया में आसियान एसोसिएशन जो इनकी नेशंस हैं 43 में, इसका 10 देश इसके सदस्य हैं, जकार्ता में इसका सम्मेलन हुआ है। आदित्य L1 इम्पोर्टेंट है। आदित्य L1 यह एक उपग्रह है जिसको लॉन्चिंग किया गया है मुख्य रूप से, यानी कि सूर्य की संरचना या सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो यानी कि भारत का प्रथम आदित्य जो L1 है वो भारत का प्रथम सौर मिशन है। ये भारत का प्रथम सौर मिशन है। तो भारत के प्रथम सौर मिशन है जिसे नाम दिया गया है आदित्य L1। आदित्य यानी कि सूर्य का, यानी कि पर्यायवाची है, तो उसी के नाम पर इसे, तो भारत का प्रथम ये सौर मिशन है। इसी क्रम में भारत का जो सुपर कंप्यूटर जिसकी जो मेमोरी है वो 8.5 पेटा में आ गई है, तो पेटा में आ गई, तो इसको जो नाम दिया गया है वो है ऐरावत। ये ऐरावत भारत का सुपर कंप्यूटर इसे नाम दिया गया है। 8.5 पेटा में इसकी की मेमोरी है। तो ये ऐरावत भारत का सुपर कंप्यूटर है। इसी क्रम में भारत की प्रथम हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना, ये मिश्रण परियोजना है और भारत की प्रथम है। तो ये सूरत में स्थापित की गई है। सूरत यानी कि गुजरात, ये गुजरात में स्थापित की गई है। तो प्रथम हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना गुजरात के सूरत में स्थापित की गई है। इसी क्रम में आएगा तो जो भारत में जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होता है उनका क्रम जो है 37वां, यानी कि 2023 में इनका आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय खेल हैं और इनका आयोजन किया गया है वो गोवा राज्य में इनका आयोजन किया गया है। और लास्ट में आएगा तो अगला जो प्रश्न है, हम डायरेक्ट का आंसर दे रहे हैं ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय का जो संबंध है इजराइल, चूंकि क्या है फिलिस्तीन इजराइल जो फिलिस्तीन इजराइल युद्ध चल रहा है। इजराइल युद्ध शुरुआत हुआ था। फिलिस्तीन का एक संगठन है जिसका नाम हमास है और इजराइल, इन दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में जो युद्ध प्रारंभ हुआ था उस बीच में जो वहां पर जो भारतीय फंसे थे, यानी कि इजराइल में निवास करने वाले भारतीयों को भारत लाने के लिए, कहां से, इजराइल से भारतीयों को भारत लाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। और इस ऑपरेशन को चलाने का जो मुख्य श्रेय था तो जो भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ठीक है, एस जयशंकर, इसमें मुख्य रूप से इनका योगदान है। जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, तो भारत इजराइल से भारतीयों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। जो फिलिस्तीन और इजराइल का जो युद्ध जो चल रहा है, वर्तमान में भी चल रहा है गाजा पट्टी को लेकर के। तो यह है जो आज आपको वीडियो दिया गया है वो मुख्य रूप से पुलिस या आगामी जो भी वनडे एग्जाम है, वनडे एग्जाम की दृष्टि से हमने आपको करंट का वीडियो डाला है। इसी क्रम में जो भी एग्जाम आगे आएंगे
इसी क्रम में आपको जो आने वाला जो मार्च या जो उसके आगे भी जा सकती है डेट यूपीपीसीएस की, तो उसके लिए आपको वीडियो डाला जाएगा, तो अलग से वीडियो डाला जाएगा, वो गहराई से वीडियो होगा। लेकिन ये वनडे एग्जाम के लिए यूपी के माध्यम से जो भी एग्जाम होंगे आगे आने वाले समय में, उनके लिए ये वीडियो करंट के लिए उत्तर प्रदेश और भारत का या विश्व का जो भी करंट है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी क्रम में आगे भी आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप उत्तर प्रदेश पुलिस में सफल हों और आगे जाकर के देश की सेवा करें, राज्य की सेवा करें। इसी क्रम में जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।